गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो इस कोरोना वायरस के पीरियड पे, और आज का क्लास करने के लिए तुम लोग एकदम पूरी तरह से तैयार हो। बारिश का भी मौसम है, बारिश दे रहा है, और हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो भी पानी के साथ ही रिलेटेड है। तो पिछले दिनों हमने पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने किया था, यानी हाइड्रोस्टैटिक्स किया था। ठीक है, यानी हाइड्रोस्टैटिक्स में हमने कंसिडर किया था कि लिक्विड इज एट रेस्ट। रेस्ट पे हमने देखा था पास्कल्स लॉ, प्रेशर देखा था, पास्कल्स लॉ देखा था, प्रूफ किया था प्रेशर तीनों पॉइंट पे इक्वल है, चारों पॉइंट पे जितने पॉइंट पे इक्वल है। उसके बाद हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा था, उसके बाद हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी देखा था। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का नया यूनिट, नया टॉपिक लेके आया हूँ, हाइड्रोडायनामिक्स यानी फ्लूइड डायनामिक्स। हमने हाइड्रोस्टैटिक्स ख़त्म कर लिया, आज हम करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। यानी आज के जो यूनिट पे हम कंसीडर करेंगे लिक्विड इज इन मोशन। लिक्विड क्या कर रहा है? अभी फ्लो कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, लिक्विड इज इन मोशन। चलो शुरू करते हैं। तो हाइड्रोडायनामिक्स पे और लिक्विड इज इन मोशन पे हम कंसिडर करेंगे कि जो भी लिक्विड है हमारा वो अभी फ्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो फ्लो ऑफ लिक्विड कई टाइप के होते हैं। फ्लो ऑफ लिक्विड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 स्ट्रीमलाइन फ्लो, basically two types, streamline flow, and number 2 turbulent flow. Okay, number 1 streamline flow and number 2 turbulent flow. ठीक है, लिक्विड तो फ्लो कर रहा है, एक है स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक है टर्बुलेंट फ्लो। वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। चलो पहले हम स्ट्रीमलाइन फ्लो पे देखते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो का डेफिनेशन यही है, अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, मान लो कि लिक्विड फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, अगर इस लिक्विड फ्लो के ईच एंड एवरी पॉइंट पे, ये सपोज ए पॉइंट, ये सपोज बी पॉइंट, ये सपोज सी, ये डी, ये ई, ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी इक्वल हुआ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी सपोज बी है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी बी, ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, बी सी, बी डी, बी ई, अगर हर एक पॉइंट पे अगर वेलोसिटी इक्वल हुआ तब जाके हम बोलेंगे ये जो फ्लो ऑफ लिक्विड है ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। यानी द फ्लो ऑफ लिक्विड इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन, is said to be streamlined if velocity at every point, velocity at every point should be equal। अगर स्ट्रीमलाइन कब कहेंगे? अगर लिक्विड फ्लो के हर एक पॉइंट पे अगर वेलोसिटी हमारा इक्वल है, यानी मैथमेटिकली अगर हम लिखे तो बी ए इज इक्वल्स टू बी बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू बी ई। अगर ये कंडीशन अगर हमारा फॉलो करता है तब जाके हम बोलेंगे कि लिक्विड जो फ्लो कर रहा है वो स्ट्रीमलाइन में फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल नदी का पानी, एज फॉर एग्जाम्पल रिवर वाटर। नदी का पानी देखा है ना, नदी का पानी एकदम स्ट्रीमलाइन में फ्लो करता है ना, एकदम, यानी हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहता है? इक्वल रहता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रीमलाइन। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट समझने वाली डेफिनेशन है कि द फ्लो ऑफ लिक्विड इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन if the velocity at every point of the flow is should be equal।
अगर सारे पॉइंट का अगर वेलोसिटी अगर हमारा इक्वल रहा तब जाके हम बोलेंगे जो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है एकदम स्ट्रीमलाइन पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टर्बुलेंट फ्लो। इसका ठीक उल्टा ही होगा। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा। टर्बुलेंट फ्लो क्या है, इसका ठीक एकदम उल्टा। TURBULENT टर्बुलेंट फ्लो मतलब the flow of the liquid said to be turbulent if velocity at each and every point should not be equal. अगर इक्वल ना हो तो इस फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम फाउंटेन, झरना का पानी। ठीक है, झरना का पानी देखा है ना, ऊपर से गिर रहा है, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम रहता है नहीं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हमारा टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, इधर उधर वेलोसिटी रहता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं रहता है, डायरेक्शन भी इक्वल नहीं रहता है। ठीक है, तो इस फ्लो को बोलते हैं हमारा टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या था, हर एक पॉइंट पे अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अगर हमारा इक्वल हो तो जाके हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, और अगर इक्वल ना हो तो जाके बोलते हैं हम टर्बुलेंट। ठीक है, अच्छा, अभी हम करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अभी हम करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये स्टडी करने से पहले हम एक वर्ड हम स्टडी करेंगे जिसका नाम है इफ्लक्स। क्या चीज? इफ्लक्स। अभी इफ्लक्स चीज क्या है, मान लो ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक है, इसमें से जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड क्रॉस करके उस तरफ चला जाएगा, जितना अमाउंट एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड क्रॉस करके चला जाएगा उसी अमाउंट को बोलते हैं इफ्लक्स। द अमाउंट ऑफ वाटर और अमाउंट ऑफ लिक्विड क्रॉसेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इफ्लक्स। ओके, और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसी इफ्लक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमको क्या बोलता है, मान लो कि ये एक रबर का पाइप है, ठीक है। यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लेते हैं A1, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लेते सपोज A2। ठीक है, तो ये पाइप को हमने एक वाटर टैप से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अगर पानी का फ्लो अगर पूरा स्ट्रीमलाइन है, पानी का फ्लो अगर हर एक टाइम पे अगर इक्वल है, तो इस एरिया से जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड क्रॉस होगा, जितना वेलोसिटी से इस एरिया से जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड क्रॉस होगा, समझ में आया ना, इस एरिया A1 से जितना अमाउंट ऑफ, अगर पानी का फ्लो थ्रू आउट द पाइप अगर इक्वल रहा तो इस अमाउंट पे जितना एरिया जितना लिक्विड फ्लो होगा, इसी एरिया पे सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो होगा, इसी एरिया पे सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो होगा, इसी एरिया से भी होगा, इसी एरिया से भी होगा, और ये एरिया से भी होगा। तो अगर पानी का फ्लो थ्रू आउट द पाइप अगर पूरा इक्वल रहा, थ्रू आउट द पाइप, थ्रू आउट द टाइम इंटरवल अगर इक्वल रहा,
तो इक्वल तो रहेगा ऑब्वियसली, पानी का फ्लो तो अगर कंटिन्यू नहीं तो इसीलिए तो इसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर कंटिन्यू रहा, अगर कंटिन्यू पार्ट अगर मेंटेन किया, पानी का फ्लो इधर तो ब्रेक नहीं हो सकता अगर पूरा पाइप में, अगर पानी का फ्लो अगर कंटिन्यू रहा तो ये जो एरिया में से जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड गया इसी एरिया में से जाएगा, इसी एरिया में से जाएगा, ये भी एरिया में से जाएगा और ये भी एरिया में से जाएगा तो ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही कहता है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स थ्रूआउट द ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, थ्रूआउट द मीडियम, कुछ भी मीडियम हो, पाइप हो, थ्रूआउट द मीडियम विल बी कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो रहेगा वो थ्रूआउट द मीडियम क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, थ्रूआउट द मीडियम हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट एरिया, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ में आया। यानी इक्वेशन का फ्लो, लिक्विड का फ्लो अगर कंटिन्यू रहा, लिक्विड का फ्लो अगर कंटिन्यू रहा तो इस एरिया से भी कंटिन्यू रहेगा, इस एरिया से भी कंटिन्यू रहेगा, इस एरिया से भी रहेगा, इसी एरिया से भी रहेगा, इसी एरिया से भी रहेगा और ये एरिया से भी रहेगा। ठीक है, अभी ये जो इक्वेशन है ये कैसे आता है ये हम देखते हैं। ठीक है, एक पाइप कंसीडर करते हैं या फिर फ्लो ऑफ लिक्विड हम कंसीडर करते हैं ऐसे ऐसे, सपोज ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एरिया कंसीडर किया, यहाँ पे हमने एक एरिया कंसीडर किया P पॉइंट पे, इस एरिया का A1, और यहाँ पे हमने और एक एरिया कंसीडर किया Q पॉइंट पे, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया A2। ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। ठीक है, ओके, समझ में आया। अच्छा, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी पकड़ लो, ए पॉइंट पे P पॉइंट पे वेलोसिटी पकड़ लो V1 लिक्विड का, और Q पॉइंट पे वेलोसिटी पकड़ लो V2। लिक्विड तो फ्लो कर रहा है, अभी फ्लो कर रहा है तो लिक्विड में तो वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, तो P पॉइंट पे वेलोसिटी पकड़ लो V1, Q पॉइंट पे वेलोसिटी पकड़ लो V2। अभी मास ऑफ लिक्विड यानी अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट मीन मास, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड आउट फ्रॉम P पॉइंट से, अमाउंट मीन्स मास, P पॉइंट से कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड यानी कितना मास, कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो करके चला जाएगा। तो सपोज MT मास एट P पॉइंट, तो मास इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लिख सकते हैं। अगर लिक्विड का डेंसिटी पकड़ ले अगर रॉ इनटू वॉल्यूम एट P पॉइंट, ठीक है, तो रॉ तो रह गया, लिक्विड का तो डेंसिटी रॉ रह गया। अभी वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी, लिख सकते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना वेलोसिटी से जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड क्रॉस करके चला जाएगा उतना ही रहेगा उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इंटू V1, एरिया इंटू वेलोसिटी हो गया हमारा वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी हो गया मास। ठीक है, इसको लिख देते इक्वेशन नंबर 1। अगेन अमाउंट ऑफ लिक्विड आउट फ्रॉम Q अमाउंट ऑफ लिक्विड आउट फ्रॉम Q, MQ सेम रहेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो लिक्विड तो सेम ही हमारा, तो डेंसिटी सेम ही रहेगा, वॉल्यूम एट Q, तो डेंसिटी रॉ रह गया। अभी वॉल्यूम क्या रहेगा कि इसका एरिया इंटू वेलोसिटी A2 इंटू V2। ठीक है, समझ में आया। अभी थ्रू आउट दी, मैंने कहा था थ्रू आउट दी पार्ट, थ्रू आउट दी पाइप या थ्रू आउट दी पार्ट क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा।
यानी जितना मास इस पॉइंट से निकला, पी पॉइंट से निकला, उतना ही मास उस पॉइंट निकलेगा अगर कंटिन्यूटी फॉलो करता है तो। ठीक है, यानी जितना मास इस पी पॉइंट से निकलेगा उतना ही अमाउंट ऑफ मास क्यू पॉइंट से भी निकलेगा। यानी अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी एम पी इज इक्वल्स टू एम क्यू। अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी लॉ, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी थ्योरम, जितना अमाउंट ऑफ मास इस पी पॉइंट से निकलेगा उतना अमाउंट ऑफ मास, उतना अमाउंट ऑफ लिक्विड, उतना मास ऑफ लिक्विड क्यू पॉइंट से भी निकलेगा अगर कंटिन्यू रहा तो। ठीक है, अगर कंटिन्यू माना तो एम पी का वैल्यू बिठा देते हैं हम। एम पी का वैल्यू हो गया रॉ A1 B1, रॉ A2 B2, दोनों साइड का रॉ रॉ कैंसिल चला गया, हो गया हमारा A1 B1 इज इक्वल्स टू A2 B2, और एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट। एरिया इंटू वेलोसिटी क्या है? वॉल्यूम। देखा ना, मैंने बोला ना, इस अमाउंट पे जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकलेगा उस अमाउंट पे उतना वॉल्यूम ही लिक्विड निकलेगा। इस अमाउंट से जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पास होगा उसी पॉइंट से ही सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पास हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ए बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, अगर एरिया छोटा हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। इसीलिए देखा ना, कभी कभी जो हम फूल और बगीचों में जो पानी देते हैं तो पाइप का मुंह ऐसे दबा देते, दबाने के बाद क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कितना स्पीड से निकलता है ना। इसका मतलब क्या हो गया, पाइप का मुंह क्या हो गया, छोटा हो गया। पाइप का मुंह छोटा हो गया तो वेलोसिटी ज्यादा हो गया, क्योंकि हमको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। यहाँ से तो अमाउंट ऑफ वेलोसिटी निकल रहा है, यहाँ से A1 से सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड, सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे एरिया छोटा हो गया, लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमको मानना है, इसलिए वेलोसिटी ज्यादा हो गया। एक कम हो गया तो एक ज्यादा हो गया, क्योंकि दोनों का पार्ट क्या रहता है, दोनों का पार्ट क्या रखना है, हमको कांस्टेंट रखना है। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड थ्रू आउट द वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और वेलोसिटी के इफ्लक्स के ऊपर नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर एक बार आता है, हर एक बार पूछता है, ये देखो बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। मैं जब क्लास 11 में था तब एक दिन सर को बोला था, सर क्या लिख दिया बर्नौल थ्योरम। तो सर ने बोला मुझे, बर्नौल, तेरे को जलन हो रहा है, बर्नौल लगाता हो तेरे को। तो ये बर्नौल नहीं, बर्नौलीज थ्योरम है। ठीक है, चलो अभी बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो, बर्नौलीज थ्योरम, हर एक बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन मतलब अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ ऑन स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी हर एक पॉइंट में वेलोसिटी क्या है, हमारा इक्वल है। ठीक है, सो इसका स्टेटमेंट ये है कि फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो, for a streamline flow of incompressible, for a streamline flow of an incompressible liquid, sum of pressure energy sum of pressure energy, kinetic energy
एंड पोटेंशियल एनर्जी बी कांस्टेंट। ये हो गया हमारा बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट फॉर एन स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फॉर एन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, अभी एनर्जी हमको चाहिए, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अभी एनर्जी क्या है? एनर्जी कुछ भी नहीं, एनर्जी एक वर्क डन है। वर्क फॉर एनर्जी में तुम लोग पढ़ोगे, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। जितना काम करेंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी हमारा ख़त्म होगा। ठीक है, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चलो इस स्टेटमेंट का हम प्रूफ करते हैं, बर्नौलीज थ्योरम का हम प्रूफ करते हैं। बर्नौलीज थ्योरम का हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए हमको एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ये स्ट्रीमलाइन फ्लो पकड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक एरिया कंसीडर करते हैं। और एक एरिया कंसीडर करते हैं बीच में। इन दोनों एरिया का बीच में का गैप लिख लेते हैं हम DL। ओके, ये ग्राउंड पे है, ग्राउंड रेफरेंस लाइन। ग्राउंड रेफरेंस लाइन से इस पॉइंट का, यहाँ पे प्रेशर P1 और इस पॉइंट पे प्रेशर हमारा P2। इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारा V1, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारा V2। ठीक है, और इस पॉइंट पे प्रेशर थोड़ा इंक्रीज हुआ, P प्लस dP पकड़ लेते। ओके, ये पॉइंट है हमारा P, ये पॉइंट है हमारा P। ग्राउंड से लेके इस रेफरेंस लाइन का हाइट पकड़ लेते हैं हम y1, और ग्राउंड से लेके यहाँ तक का हाइट पकड़ लेते हैं हम y2। ठीक है, अच्छा, डायग्राम समझ में आया? एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, लिक्विड का स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो एक एरिया कंसीडर करते हैं, इस स्मॉल एरिया DL कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट P है। तो फर्स्ट जो मुख है, इस पॉइंट में प्रेशर कितना P1, वेलोसिटी कितना V1। सेकंड जो मुख है, इसमें हम प्रेशर कितना P2, वेलोसिटी कितना V2। ग्राउंड रेफरेंस से लेके और इस पॉइंट पे थोड़ा प्रेशर इंक्रीज हुआ P प्लस dP। ग्राउंड रेफरेंस से लेके इस पॉइंट का ये जो एरिया है, ये जो पॉइंट, ये जो मुख है, इसका हाइट y1 और इसका हाइट है हमारा y2। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से तो अमाउंट ऑफ लिक्विड क्रॉस होगा। इस लिक्विड का डाउनवर्ड वेट कितना रहेगा? mg। ठीक है, इस लिक्विड का डाउनवर्ड वेट रहेगा हमारा mg। ओके, नाउ अभी देखो, फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। फोर्स
ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस कितना रहेगा हमारा, फोर्स इक्वल्स टू, देखो इस पॉइंट पे तो अगर टोटल प्रेशर हो गया अगर P, कितना इंक्रीज हुआ हमारा dP, कितना इंक्रीज हुआ हमारा dP, तो फोर्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया। इंक्रीज इन प्रेशर कितना हुआ, सॉरी प्रेशर कितना, इंक्रीज इन प्रेशर कितना हुआ हमारा, इंक्रीज इन प्रेशर कितना हुआ हमारा dP, सो फोर्स इक्वल्स टू लिख सकते हैं प्रेशर इनटू, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, डिफरेंस कितना हुआ हमारा dP, डिफरेंस कितना हुआ हमारा dP, तो प्रेशर डिफरेंस dP इनटू एरिया हो गया हमारा फोर्स। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस कितना है हमारा dP, ये P को छोड़ो, डिफरेंस इंक्रीज कितना हुआ, डिफरेंस कितना रह गया dP का, ये इंक्रीज इन प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो गया हमारा फोर्स। ठीक है, ये नंबर 1। नंबर 2, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड कितना है हमारा, W इक्वल्स टू M इंटू, समझ में आया। ठीक है, सपोज द लिक्विड, सपोज द लिक्विड displace the element by cross the element, सब not displace वर्ड हमारा करेक्ट नहीं होगा, cross the element, cross the element dl, okay, cross the element dl, so work done due to first force, ये तो हो गया अगर dl को क्रॉस करता है तो फर्स्ट फोर्स का वर्क डन W1, फर्स्ट फोर्स क्या था हमारा, फर्स्ट फोर्स क्या था हमारा F इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या रह गया हमारा dl, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क डन, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो गया हमारा A इंटू dl इंटू वर्क डन ड्यू टू फर्स्ट फोर्स, ये आ गया हमारा। ठीक है, और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन against the gravitational force, W is equals to फोर्स कितना है हमारा डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है हमारा mg, और हाइट का डिफरेंस कितना रहेगा, हाइट का डिफरेंस कितना रहेगा हमारा y2 माइनस y1, हम dy पकड़ लेते हैं। ठीक है, y2 माइनस y1 को हम dy पकड़ लेते हैं, अगेंस्ट बोला है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस तरफ, लेकिन पानी का तो फ्लो हमारा इस तरफ ही रहेगा, पानी का तो फ्लो हमारा इस तरफ ही रहेगा, डाउनवर्ड तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, यह आ गया हमारा सामने रह गया माइनस। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स W इज इक्वल्स टू माइनस mg इंटू dy। ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी, ये तो हो गया हमारा वर्क डन ड्यू टू फर्स्ट फोर्स और वर्क डन ड्यू टू हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स W2। ठीक है, अभी हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। मूव तो कर रहा है वेलोसिटी से, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, हाफ m v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है हमारा हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी, नाउ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट इस dl का डिस्प्लेसमेंट पकड़ लो dy। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट dy इज इक्वल टू हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ तो हमारा कांस्टेंट बाहर चला आएगा, m भी हमारा कांस्टेंट बाहर चला आएगा,
बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया ट्वाइस बी, और बी का डिफरेंशिएशन आ गया हमारा डी बी। तो 2 हाफ कैंसिल, हमारा काइनेटिक एनर्जी का ड्यू टू डिफरेंस, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ले गया हमारा एम बी डी बी। ठीक है, समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ये काइनेटिक एनर्जी और ये हमारा वर्क डन। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ये रब कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जितना भी एनर्जी कितना हमारा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम एम बी डी बी, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन है हमारा एम बी डी बी। वर्क डन क्या है हमारा W1 प्लस W2, वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी। तो पहले W1 का वैल्यू बिठा देते हैं, A dl dp प्लस W2 सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा वर्क डन ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारा माइनस W1 माइनस -2, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी W1 माइनस W2। तो यहाँ पे माइनस ऑफ mg dy। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी का थ्योरम है, वर्क एनर्जी का थ्योरम है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, और चेंज इन वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन हो गया हमारा W1 माइनस W2, या फिर हम इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। ओके, समझ में आया? तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है हमारा, चेंज